वैशाली जिले के लालगंज में राजीव रंजन उर्फ विट्टू गुप्ता के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एवं उनके भतीजे प्रिंस पासवान इशारों ही इशारों में विट्टू गुप्ता को लालगंज विधानसभा का एक मजबूत एवं टिकाऊ उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो विट्टू गुप्ता को विधानसभा चुनाव में लालगंज हो या फिर कहीं और से उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा। तो वहीं विट्टू गुप्ता ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह आपसी भाईचारे का कार्यक्रम था और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मेरे द्वारा इफ्तार पार्टी की आयोजन की गई थी, जिसमें मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे। अभी विधानसभा चुनाव में समय है और समय के हिसाब से ही सब कुछ तय होगा। जरूरत पड़ने पर मैं खुद मीडिया से मुखातिब होकर अपनी दावेदारी पेश करूंगा। बता दें कि विट्टू गुप्ता लालगंज विधानसभा से एक चर्चित एवं टिकाऊ एवं वैश्य प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। विट्टू गुप्ता कोरोना महामारी जैसी बीमारी में भी लोगों की मदद के लिए आगे आए थे और लालगंज के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। सर, सियासी हलचल के बीच इफ्तार पार्टी में शामिल होने लालगंज पहुंचे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये रमजान का महीना है और आज श्री विट्टू गुप्ता जी के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। देखिए, ये देश हिंदुस्तान एक बगीचा है, इसमें सभी धर्म के लोग हैं और ये हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में सबको मौलिक अधिकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, आदिवासी हो, सभी लोगों को समान अधिकार है और सभी लोगों का एक मौलिक अधिकार है वोट देने का अधिकार है। आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं, कहीं जाके बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मैंने कहा हिंदुस्तान भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में सभी तरह के फूल हैं और सबको खिलने का अधिकार है। आज रमजान का महीना है और श्री विट्टू गुप्ता जी के द्वारा जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, ये अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूँ और ये होना भी चाहिए। इसीलिए देखिए, हम लोग खगड़िया से आए हैं, आज बड़ा कार्यक्रम कल बांका में था, वहाँ से खगड़िया से अभी हम लोग आए हैं इसी कार्यक्रम के लिए और मैं विट्टू गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया और इसका एक संदेश है कि पूरे देश में, खास के बिहार में अमन चैन शांति हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। सर, गठबंधन को लेकर अभी तक कोई ऐलान आप नहीं किए, कुछ अंदाजा लगाया जाए कि स्वयं चुनाव लड़िएगा या गठबंधन के साथ? सबसे पहली बात तो आज राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। आज पर्व का त्योहार है, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपने जो प्रश्न किया है, तो हमारी पार्टी का नारा है चलो गांव की ओर, और 3 महीना से हम लोग गांव में जा रहे हैं, प्रत्येक जिला में जा रहे हैं। कल भी मेरा कार्यक्रम था बांका में, आज था खगड़िया में, कल है गोपालगंज में, 30 को है मोतिहारी में, 4 को है दरभंगा में। इस ढंग से कार्यक्रम हम लोग का बड़ा हुआ और हम लोग वहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता की इच्छा क्या है, मास पब्लिक की क्या इच्छा है। मास पब्लिक की जो इच्छा होगी और देश के लिए, राष्ट्र के लिए और बिहार के लिए कौन व्यक्ति और कौन पार्टी बिहार के लोगों को अमन चैन कायम कर सकता है। जो आपने जो प्रश्न किया, तो सबसे पहले बात तो यह है कि बिहार एक बीमारू राज्य है। यहाँ के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन को लोगों को चाहिए कि पहले उनका इलाज करावे, तभी बिहार का विकास होगा। और एक महापर्व है 2025, रमजान का महीना, होली है, दिवाली है, छठ है, साल में एक बार होता है। ये पर्व 5 वर्ष में एक बार होता है और इस पर्व के माध्यम से लोगों को अधिकार मिलता है कि आप सत्ता का परिवर्तन करिए। जो अच्छे लोग हैं उनको सत्ता में लाइए, जो बुरे लोग हैं उनको सत्ता से बेदखल करिए। इस समय का इंतजार है, समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो बिहार के हित के लिए अच्छा होगा। सर, अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर काफी हंगामा मचा है, क्या हमारी पार्टी ने हमने समर्थन किया है सरकार के खिलाफ में और मुस्लिम संगठन के पक्ष में हम लोगों ने बयान दिया। देखिए, हमारी पार्टी, आपको याद होगा 2005 में इसी पर हमारी पार्टी टूटी थी। पासवान जी अब नहीं है इस दुनिया में, हमारे बड़े भाई साहब, लेकिन अकलियत के हिमायती हमारी पार्टी और हम लोग व्यक्तिगत रूप से शुरू से ही रहे
और जहाँ मेरा घर है, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, आप कोई मेरे घर पर जाइएगा, देखिए हमारे घर के बगल में अक़लियत के लोग हैं और आपको पता नहीं चलेगा बाहर से कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। वो छठ पर भी वो लोग करते हैं। इसलिए हम लोगों के यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि अक़लियत कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। हम सबको, मैंने आपको पहले कहा कि भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में सभी तरह के फूल खिलने का अधिकार है और सभी धर्म के लोग इसमें हैं। सबका मौलिक अधिकार है, जीने का, बिजनेस करने का, एक वोट देने का अधिकार है। इसलिए इसमें कोई फखर की बात नहीं है। सर ऐसा कहा जा रहा है कि महागठबंधन में लालगंज सीट को लेकर आपकी अभी गठबंधन से बात चल रही है कि लालगंज। देखिए, हमारी बातचीत अभी चल रही है 243 सीट पर। हम तो पहले अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम सर्वे भी करवा रहे हैं अपने पार्टी की, कौन हमारा जिताऊ उम्मीदवार है, कौन मेरा टिकाऊ उम्मीदवार है। और अभी चुनाव में 8 महीना समय है भाई साहब, इतना पहले नहीं होता है। जब चुनाव का 4 महीना 3 महीना बचेगा तब हम लोग किस गठबंधन में जाएंगे, बैठ के हम लोग तय करेंगे। उसमें लालगंज सीट मिलेगा तो उसको विचार करेंगे। सर अभी लालगंज में, आप लालगंज के बारे में कुछ कहिएगा कि कौन उम्मीदवार आपको? नहीं, ये हम किसी को शक करेंगे। अब बिट्टू गुप्ता जी को लेकर भविष्य की रणनीति है, ये हम आपके सामने हम कैसे बता देंगे। बिट्टू गुप्ता जी हमारे पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, हम लोगों से पारिवारिक रिश्ता भी है, अच्छे संगठन करता है और लालगंज में अच्छी लोकप्रियता इनकी है। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने जिला सम्मेलन किया था, खास करके लालगंज विधानसभा क्षेत्र का किया था। इसमें काफी संख्या में भीड़ थी और काफी संख्या में लोगों ने इनकी सराहना की। तो समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, तो रहस्य को रहस्य रहने दीजिए, समय आने दीजिए, इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए, जनता क्या समझे सर कि बिट्टू गुप्ता जी को? आप हो तो क्या, मैंने आपको कहा था कि आज धार्मिक पर्व है, इससे अधिक हम नहीं बोलेंगे। चलिए सर, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि बिहार में युवा नेताओं का बड़ा क्रेज चल रहा है। तेजस्वी यादव थे, चिराग पासवान थे, आप हैं, अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी की भी एंट्री हो रही है राजनीति में। कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी बात। कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई पाबंदी तो है नहीं, हर कोई आ सकते हैं, सभी स्वतंत्र है अपने अपना भविष्य चुनने के लिए, अपने अपने मन का कोई कुछ भी कर सकता है, तो उनका स्वागत है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी वही होंगे। आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार की तरह या फिर जो पार्टी का अस्तित्व है कितना मजबूत वो खड़े होंगे? अरे कौन उनके उत्तराधिकारी कौन है, नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अभी वर्तमान में जो बिहार में जो बीमारू सरकार चल रही है, एक बीमार व्यक्ति बिहार को चला रहा है। पिछले 20 साल से उनके हाथ में बिहार का कमान है। हम नहीं चाहते हैं कि वो उनके हाथ में बिहार का भविष्य भी उनके हाथ में दिया जाए और बिहार की जनता इस बात को समझती है। हम लोग जिला जिला जाके जहाँ भी सम्मेलन करते हैं, एक ही नारा सामने आता है कि इस बार बिहार मांगे बदलाव, और 2025 में जो ये बीमारी सरकार है इसका इलाज बिहार की जनता बखूबी करेगी। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। आपकी तरफ, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। अरे भविष्य का इंतजार करिए। देखिए, हम लोग अभी अपने पार्टी का सभी जिला में हम लोग का, हमारे पूरे बिहार में संगठन है, पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है। हम सभी जिला में जा जाके अपने कार्यकर्ताओं से हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं और साथ में जनता का भी सुझाव ले रहे हैं। हमारा अभी वर्तमान में गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। बिहार की जनता, पार्टी के कार्यकर्ता जो निर्णय लेगी वो हम लोग भविष्य में करेंगे। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है और स्वयं पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी का भी आगमन हुआ। क्या कुछ इशारा समझा जाए इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से? ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। सबसे पहले आप सब लोग ये करेक्ट कर लीजिए, ये एक सामाजिक और एक धार्मिक कार्यक्रम है। और जैसा हम पहले भी कहे हैं कि हम रहने वाले लालगंज के हैं और लालगंज में सभी तरह के हमारे मित्र हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करे या मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करे। तो साथ में रहने का, साथ में खाने का, ईद साथ में मनाने का, होली साथ में मनाने का, दीपावली में साथ में पटाखे फोड़ने का, तो ये सब हम बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये एक जो माहौल है भाईचारा का, वो हम लोग आज से नहीं वर्षों से मेंटेन करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो इसी सिलसिले में एक विचार किया गया कि हम लोग अभी रमज़ान का एक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन मंथ होता है, तो इसमें एक हम लोग सब भाई लोग मिलकर के एक पार्टी किया जाए
और सभी मुस्लिम भाइयों को उसमें इनवाइट कर करके उनके लिए इफ्तार का दावत अरेंज किया जाए। तो उसी संदर्भ में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया कि हमारे इस दावत में आप लोग आइए, और उन्होंने खगड़िया से चल कर करके कार्यक्रम को अटेंड करके फिर भागते हुए कार्यक्रम को करते हुए फिर यहाँ पे आए और शिरकत की। इसके लिए हम उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अपने लालगंज के सभी मुस्लिम भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे दावत को स्वीकार किया और वो लोग आए। इससे पहले भी सर आप पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन भव्य रूप से करवाए थे और आज इफ्तार पार्टी करवाए हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि विधानसभा चुनाव की दावेदारी आपकी लालगंज से मानी जाए या फिर क्या माना जाए? सभी पॉलिटिशियन का धर्म होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, और जनता की आवाज़ बनने के लिए एक प्रक्रिया निभानी पड़ती है चुनाव की। वक्त आने पे चुनाव की जब बारी आएगी तो वो भी लड़नी जाएगी, ताकि हम भी आम जनों की आवाज़ बन सके, उनके बेहतरी के लिए कार्य कर सके, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए दलितों की आवाज़ बन सके, और उनकी बेहतरी के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं और उनको उनका हक दिलाएं। बात टिकट की कही आ रही है सर, इसके पहले भी जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, खुद प्रिंस राज आपका हाथ पकड़ के आगे जनता के सामने प्रोजेक्ट कर रहे थे। आज भी पशुपति कुमार पारस ने अच्छे संबंधों के बारे में जिक्र किया है, कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, आपको लग रहा है सर? ये सब अभी नहीं कहा जा सकता है। जैसा हम अभी कहें कि ये तो धर्म है अपना, तो धर्म की जब बारी आएगी तो धर्म निभाया जाएगा। और जहाँ तक पिछला महीना जो हम लोग कार्यक्रम किए थे वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी जिलाओं में कार्यक्रम बना चुके हैं, और उसी संदर्भ में लालगंज को भी सिलेक्ट किया गया था कि वहाँ पे भी हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो उसमें हमें कुछ जिम्मेवारी दी गई थी कि हाँ, तो उस जिम्मेवारी को हमने अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिल करके बखूबी निभाया, और एक अच्छा सा कार्यक्रम हम लोगों ने लालगंज में कराया। विधानसभा चुनाव होगा इस बार, आप चूँकि कह नहीं रहे हैं लेकिन ये माना जा रहा है कि आप दावेदार हो सकते हैं। लालगंज में अब तक के विकास को किस तरह से देखते हैं? अभी इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी अगर हम गिनने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के अगर हम शहरी क्षेत्रों तक जाते हैं तो हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, गरीब भी है, अमीर भी है। लेकिन बुनियादी जो स्थिति जो है लालगंज में, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, और जो बेरोजगारी जो दिखाई देता है युवाओं के बीच में, ये तीनों मुख्य रूप से हमको आज भी वो दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुधार हमको दिखा नहीं, और ना ही ऐसा कोई इनोवेटिव योजना चलाया गया जिससे पढ़े लिखे युवा हो या जो पढ़े लिखे नहीं है स्किलफुल भी हो, तो उनके लिए ऐसा कुछ मॉडल बनाया जाए कि वो इंटरप्राइजिंग हो सके, वो अपना इंटरप्राइज कर सके, खुद का अपना लघु उद्योग स्टार्ट कर सके। तो एक ये तो यहाँ पे कमी दिखाई देती है हमारे क्षेत्र में, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो। और दूसरा जहाँ तक शिक्षा का है, तो शिक्षा का तो पूरे बिहार का जो डिस्टर्बेंस है वो हर किसी को पता है। कहीं बच्चों को ठीक से भोजन नहीं मिलता है, तो कहीं यूनिफॉर्म ठीक से नहीं है, तो मतलब पढ़ाई लिखाई जो है, जो टीचर का जो होना चाहिए एक्टिविटी या जो गुणवत्ता होना चाहिए, उस तरह का उसमें बहुत कमियां हैं। तो अभी कितना गिनाते चले। अब वैसे ही फिर आप आ जाइए स्वास्थ्य पे, तो स्वास्थ्य पे भी हमको दिखाई देता है कि डेली कहीं ना कहीं से हमारे पास कॉल आता ही है कि ऐसी समस्या हो गया है, बीमार हो गया है, लालगंज के अस्पताल में गया है, वहाँ से वो रेफ़र कर दिया है, PMCH गए हैं, वहाँ पे सीट नहीं मिल रहा है, कैसे इलाज कराएंगे। तो कम से कम इतना बड़ा ये क्षेत्र है लालगंज विधानसभा, इस क्षेत्र में लगभग हमको लगता है कि 6 लाख लोगों की जनसंख्या होगी। तो 6 लाख लोगों की जनसंख्या के लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे इमरजेंसी सेवा जो हो 24/7 हो और हर प्रकार का इलाज जो हो यहाँ पे हो सके। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको भी बेचारे को PMCH ही भागना पड़ता है। अगर गरीब है तो अमीर है तो भाई चलो किसी प्राइवेट में चला के इलाज कर लिया। लेकिन आप इस सामाजिक परिधि में आप घूम के देखेंगे तो हमें लगता है कि 80% लोग तो मतलब एवरेज ही इनकम वाले लोग हैं कि अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, कुछ क्रिटिकल केसेज हो गया तो वो मतलब लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते हैं। उनको हमेशा डिपेंडेंट होना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। अब वो PMCH में जाए तो PMCH में जगह ना मिले तो बेचारा इलाज कहाँ कराए। अभी लालगंज विधानसभा में सर 2-3 उम्मीदवारों का जिक्र आ रहा है। एक तो वर्तमान विधायक संजय सिंह है भाजपा से, दूसरा अनु शुक्ला भी दावेदारी कर रही हैं, आप तीसरे होंगे। लड़ाई किससे मान रहे हैं आप? इस पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, है ना। आज पॉलिटिकल चर्चा नहीं करते हैं। जिस दिन हम खुद ही अनाउंस करेंगे कि हाँ अब हम लोग पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, औपचारिक घोषणा बाकी है, लगभग तो लग ही रहा है। तो जिस दिन घोषणा कर देंगे हमारे नेता,
तो उस दिन फिर आप ये सवाल करिएगा तो फिर हम बताएंगे कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या होने की आवश्यकता थी जो इन नहीं सब हुई। चीज़ों को चुनावी तैयारियों की तरह ना देखा जाए। हाँ, इन सब को ना देखा जाए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन, हाँ, कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा टीम मीटिंग था। हमारे सभी जिला के सदस्य इसमें जुटे थे, साथ साथ प्रदेश के भी बहुत सारे कमेटी के मेंबर्स थे। तो ये अपने आप में हम लोग एक खुद का भी एक समीक्षा है, खुद का भी एक इम्तिहान है कि भाई पार्टी के संगठन में लोग हैं तो कितने एक्टिव हैं। तो ये तो सम्मेलन करके हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाया कि जिला में संगठन आपका मजबूत है। और खासतौर पे जब लालगंज में आए हैं तो आप देख लीजिए कि सब लोग एक्टिव हैं सर, और हजारों की संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता उस दिन मौजूद थे। नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री के बारे में, पॉलिटिकल एंट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल आप अपना नजरिया, आपका नजरिया क्या है? हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा है, मोस्ट वेलकम। और सही बात है कि अब सरकारी नौकरी भी लोग करता है तो 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, थोड़ा फिर अपने वो कुछ धार्मिक कार्य में चले जाते हैं, कुछ सामाजिक कार्य में लग जाते हैं, शादी विवाह में चले जाते हैं, कुछ लोग परिवार को देखने लगते हैं, खेत खलियान भी देखने लगते हैं। तो अच्छा है कि भाई जो काफ़ी ओल्ड हो गए हैं, नीतीश कुमार जी एज हो गया है, लगता है कि और अगर कुमार को बेटे रिटायर होना आते चाहिए? हैं, यंग है। नीतीश कुमार वंशवाद का आरोप लगाते थे, आज वो क्या हुआ, वंशवाद का खुद शिकार हो गए? अभी उनकी फॉर्मल एंट्री नहीं हुई है ना। और अगर नीतीश जी के पुत्र राजनीति में आते हैं तो हमेशा ये नहीं कहा जा सकता है कि वंशवाद के ही शिकार हो गए हैं। ऐसे आप देखिएगा तो रामविलास जी के, पासवान जी के भी लड़के राजनीति में हैं, तो आप ऐसे देखिएगा तो फिर लालू जी के भी लड़के राजनीति में हैं। ये काफ़ी सवाल है। क्या कहते हैं, राजीव गांधी के भी लड़के राजनीति में हैं। तो अगर और ऐसा आप सामाजिक तौर पे भी देख सकते हैं कि अगर हमारा गल्ला है, आपका गल्ला है, तो पिताजी के बाद बेटा भी गल्ला संभालता है। बात वो नहीं है कि पिता के बाद पुत्र आ रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि जो सामाजिक परिधि में नेता बिहार की जनता की सेवा करते आए हैं, उस परिधि में कितने वो फिट बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं। अगर फिट बैठ पाते हैं तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। नीतीश कुमार के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपका क्या माना जाए? सॉफ्ट कॉर्नर क्या है और हार्ड कॉर्नर क्या होता है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बतौर विधायक आपने एक सवाल कि हम क्या कहें कि पॉलिटिकल टॉक्स यहाँ नहीं करेंगे, सामाजिक था, फिर भी आपने पूछा तो एक जनरल टॉक्स होता है, हमने उसको रखा। बतौर विधायक के उम्मीदवार बिट्टू गुप्ता अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं लालगंज में? वो आप बताएंगे सर्वे कर। आपका सर्वे, कार्यकर्ता सम्मेलन किया आपने, शक्ति प्रदर्शन किया आपने। हमने तो किया कार्यकर्ता सम्मेलन, तो हमारे जो कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ मौजूद थे, सम्मेलन में जो थे मौजूद थे, उन्होंने शिरकत की है। अब आप लोगों ने कवर किया, आप लोग विभिन्न गाँव में गए होंगे, फीडबैक लिए होंगे। कितनी आप मजबूती मुझे से, आप बताइएगा। कितनी मजबूती से चुनाव लड़िएगा, यही बता दीजिए। हम जब मौका मिलेगा फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे ना, कैसे मजबूती। बहुत बच रहे हैं सर, क्या लगता है कि अगर आरजेडी के साथ पशुपति जी की पार्टी की गठबंधन होती है तो लालगंज सीट आरजेडी को जाएगा या पशुपति जी को? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसा हम इसलिए कहें कि जब आएगा समय तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी किस गठबंधन में साहब जाएंगे, किस गठबंधन में लड़ेंगे, हम लोग कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ये सब अभी बहुत कठिन सवाल है हमारे लिए, और हमारे पास इसका सही पूछिए तो जवाब नहीं है। हमको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है हम लोग काम करते हैं। हमसे कहा गया कि सम्मेलन करना है जिला में, हमने करवा दिया। आज हमारे मित्र लोग सब लोग बैठे कि चलो एक कार्यक्रम किया जाए इफ्तार का, दावत इफ्तार, तो हमने वो करा दिया। हमने रिक्वेस्ट किया अपने अध्यक्ष जी से, वो लोग भी आ गए, हमको बहुत अच्छा लगा।